Good morning, students. Our new topic is gender literacy and culture related to history chapter 3rd, class 11th. और ये कंटिन्यू हमारा द अर्ली एम्पायर का ही पार्ट है और चैप्टर नेम है आपका द एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो जेंडर की बात जब हम करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? सोसाइटी में जाते हैं। तो अब हम रोम की सोसाइटी की बात करते हैं। तो रोमन सोसाइटी के अंदर जो है न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। इट मीन्स वहां पे कोई जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिलता कि एक ही परिवार के अंदर माता पिता और उनकी संतान वहां पे हैं। वो न्यूक्लियर फैमिली है। Adults did not live with their families and it was exceptional for adult brother to share a common household. भाई भाई साथ नहीं रहते थे। अब फैमिली का जो बच्चे हैं वो साथ नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिली है वहां पे। लेकिन जो स्लेव हुआ करते थे वो फैमिली का ही हिस्सा होते थे, उसको फैमिली में इंक्लूड किया जाता था। अब मैरिज की बात करते हैं वहां पे। तो जो मैरिज हुआ करती थी वो अरेंज मैरिज हुआ करती थी। यहां पे वाइफ जो है वो हस्बैंड की अथॉरिटी नहीं है, बल्कि उसे बहुत सारे राइट्स दिए जाते थे। जो शादी के समय उसके फादर जो उसको प्रॉपर्टी देते थे, मतलब अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बेटी को हिस्सेदार बनाते थे, तो वो प्रॉपर्टी उसको दी जाती थी। लेकिन डॉवरी के अंदर जो कुछ सामान वगैरह दिया जाता था वो हस्बैंड का होता था। यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हस्बैंड और वाइफ जो है वो अलग अलग है। हस्बैंड की अलग प्रॉपर्टी है और वाइफ की अलग प्रॉपर्टी है। अब अगर उसके फादर की डेथ हो जाती है तो एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑन हर फादर्स डेथ। और यहाँ पे रोमन एम्पायर का ये सिस्टम अगर आप देखते हैं तो आज के मॉडर्न टाइम से वो काफी अच्छा स्टैंडर्ड है, उसका काफी अच्छा वो डेवलप है, जहां पे बेटी को राइट था अपने फादर की प्रॉपर्टी में। ओके, तो यहाँ पे अब दूसरी चीज हम बात करते हैं कि एज रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए, एज की बात करते हैं तो मेल और फीमेल की जो है अलग अलग एज है, इनमें हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जहां पे मेल की में शादी की जो एज है वो 20 to 30 के बीच में डिसाइड की कि इस टाइम में उनकी शादी हो जानी चाहिए। तो फीमेल का 13 टीनेजर्स से लेकर 20 ईयर्स, मतलब 13 to 20 ईयर्स की जब वो गर्ल होती है उस बीच में उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो दोनों में काफी गैप है, 10 ईयर्स का गैप है। तो ये 10 ईयर्स का गैप क्या बताता है कि जो मेल है वो काफी अच्छा मैच्योर है और जो फीमेल है वो इनोसेंट है। दोनों में 10 ईयर्स का गैप है। इट मीन्स जो मेल है वो फीमेल को डोमिनेट कर सकता है। अब यहां पे एक और चीज हम डिस्कशन करते हैं डिवोर्स के बारे में। देखिए, उस समय क्या था कि जो डिवोर्स था वो बहुत इजी था हस्बैंड और वाइफ के लिए। वाइफ जो है वो भी डिवोर्स ले सकती थी तो हस्बैंड भी ले सकता था। इट मीन्स ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहां पे देखने को मिलती है कि अगर दोनों का साथ रहना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, या फिर टेंशन है दोनों के बीच में, तो वो डिवोर्स ले सकते हैं। इजी इनके लिए था कि हस्बैंड भी अपील इसके लिए कर सकता था और वाइफ भी कर सकती थी। तो उस समय ये इतना इजी बना दिया गया था इसे कि सोसाइटी में अगर कोई डिवोर्सी है तो उसको बुरी नजर से नहीं देखा जाता था, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास फादर की प्रॉपर्टी है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये चीज वहां पे थी। अब एक पर्सन यहां पे है जिन्होंने यहां पे मैन और वुमेन के बीच में बताया है। मैन यहां पे उस पर्सन का नाम है
तो इन सब के बारे में एक पर्सन जो हमें बता रहा है, द नेम ऑफ द पर्सन इज अगस्टाइन, और जो कि एक सेंट था और बिशप भी था। वो अफ्रीका से बिलोंग करता था। यहाँ पे ये पर्सन जो था बहुत ही, उसका जो बिशप जो होते हैं उनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत पावरफुल भी होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब वो छोटे थे, अपनी चाइल्डहुड के टाइम, उन्होंने बताया है हमें कि उनकी जो मदर थी रेगुलरली बीटन बाय हिज फादर। और ऐसा नहीं है कि उसकी मदर के साथ ही ये होता था, बल्कि जिस एरिया में वो रहते थे, वहां जिस विलेज के अंदर वो रहते थे, वहां पर बहुत सारी जो वुमेन होती थी उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। और साथ ही जो घर में जो बच्चे होते थे तो उनके ऊपर भी फादर का ही कंट्रोल रहता था। तो यहाँ पे देखिए, फादर हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन। और यहाँ पे एक शॉकिंग चीज हमें बताई है कि अगर अ लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इज एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन बाय लिविंग देम आउट इन द कोल्ड टू डाई। अब जो अनवांटेड चिल्ड्रन हुआ करते थे, जो फादर जिसे एक्सेप्ट नहीं करते थे या पसंद नहीं करते थे, तो उसे जो है ठंड में बाहर छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी डेथ हो जाए। तो ये है हमारी सोसाइटी में। तो जेंडर की बात अगर हम करते हैं तो इक्वलिटी, जहां पे हम एक तरफ बोलते हैं कि वुमेन को राइट्स थे, तो दूसरी तरफ यहाँ पे उस पर्सन ने ये भी हमें बताया है कि वुमेन को इतना जो है लाइटली नहीं लिया जाता था या बहुत ही पोलाइटली उसके साथ नहीं रखा जाता था। तो ये भी बताता है हमें वहां पे। अब लिटरेसी की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट इज अबाउट द लिटरेसी। देखिए, लिटरेसी में क्या होता है कि वो पर्सन जो यहाँ पे रोमन एम्पायर की बात करें तो लिटरेसी का मतलब है द यूज ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग इन एवरीडे, कि अपने रोजमर्रा के जीवन में आप पढ़ना और जो है लिखने का यूज करते हैं, तो उसे कैजुअल लिटरेसी बोला है। अब रोमन एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं तो वहां पे हमें लिटरेसी रेट भी जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। पॉम्पी एक एरिया है जहां पर हमें वहां की पॉपुलेशन जो है, मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो लिटरेट थी। और यहाँ पे बताया कि कुछ एविडेंस जो थे वो वोल्केनिक इरप्शन में जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बरीड हो चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास है जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वहां के लोग जो है, मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट थी। यहाँ पे वॉल के ऊपर हमें एडवर्टाइजमेंट मिले हैं। इट मीन्स वॉल का यूज एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता था और एडवर्टाइजमेंट के लिए वॉल के ऊपर कुछ लिखा जाता था। एंड ग्रेफिटी का मतलब है कि वॉल के ऊपर पिक्चर भी बनाई जाती थी। तो ये दोनों चीज वहां पे हमें देखने को मिलती है। तो वॉल पे पिक्चर बन रही है, वॉल पे कुछ लिखा जा रहा है, इट मीन्स वहां पे पढ़ने वाले लोग हैं जो उसको पढ़ सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो सिटी है वहां पे लिटरेसी हाई थी। और यहाँ पे देखिए दे के रखा है कि वॉल के लिए कहा जाता है कि आई एडमायर यू फॉर नॉट कोलैप्सिंग इन रूइन, कि आप वॉर के अंदर वो नहीं गिरी, जबकि उसके ऊपर कुछ इतना बोरिंग कुछ लिखा हुआ था कि वो उसे गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गिरी। ओके, अब हम उसको कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? इजिप्ट के साथ। देखिए, इजिप्ट में क्या था कि लिटरेसी रेट इतनी हाई नहीं थी और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता था वहां पे वो प्रोफेशनल स्क्राइब्स के साथ जो है राइट करवाया जाता था, उनसे राइट करवाया जाता था। और उनमें कई बार ऐसा कि एक्स और वाई इज अनेबल टू रीड एंड राइट, ऐसे जिक्र हुआ करते थे पर्सन के लिए। तो इट मीन्स वहां पे लिटरेसी रेट हाई नहीं थी। और लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी में भी क्या है कि कुछ सर्टेन कैटेगरीज के लोग ही मिलते थे, जैसे कि सोल्जर, आर्मी ऑफिसर एंड एस्टेट मैनेजर्स, ये हुआ करते थे। इन्हीं में लिटरेसी थी, वहां पे लिटरेट पर्सन थे ये। उसके अलावा अदर पर्सन में बहुत ही कम थी। अब हम कल्चर की बात करते हैं।
देखिए कल्चर, अब रोमन एम्पायर में कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, जो कि हमने ईरान के साथ उसको कंपेयर किया था तब आपको बताया था। और ये जो डाइवर्सिटी ऑफ एम्पायर वाज रिफ्लेक्ट इन मैनी वेज एंड इन मैनी लेवल्स। यहाँ पे डाइवर्सिटी रिलीजियस कल्ट्स में, इट मीन्स भगवान, सबके भगवान अलग अलग थे। यहाँ पे लैंग्वेजेस थी, अलग अलग लैंग्वेजेस थे जो बोली जाती थी। अब स्टाइल ऑफ ड्रेस का बात करते हैं, कॉस्ट्यूम का बात करते हैं, तो उसमें भी डाइवर्सिटी थी। फूड प्लस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल की नॉन ट्राइबल, ये भी, और पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, वो भी क्या था, उन सब में यहाँ पे हमें डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे हमें दिया है। अरेमिक वॉज द डोमिनेट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ द नियर ईस्ट। ठीक है, जो यूफ्रेट्स रिवर जो थी उसके नियर ईस्ट में क्या है कि यहाँ पे अरेमिक लैंग्वेज बोली जाती थी। कॉप्टिक जो थी वो इजिप्ट में बोली जाती थी। यहाँ पे पुनिक और बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका, सेल्टिक इन स्पेन एंड द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी थी, इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन ये सब ओरल था। ये जो कल्चर था वो ओरल कल्चर था। कोई भी हमें स्क्रिप्ट वहां पे नहीं मिली है, कुछ भी हमें वो लैंग्वेजेस जो वो लोग बोलते थे उनकी स्क्रिप्ट नहीं मिली है। ये सारी की सारी जो लैंग्वेज है वो वहां के डायलेक्ट हुआ करते थे। इट मीन्स रीजन टू रीजन ये जो लैंग्वेज है ये अलग अलग होती थी। अब इन्होंने एक हमें 15th सेंचुरी तक का बताया है कि आर्मेनिया फॉर एग्जाम्पल ओनली बिगिन टू बी रिटन एज द लेट एज द 15th सेंचुरी। यहां पे 5th सेंचुरी के बारे में हमें बताया गया है। आर्मेनिया वो लैंग्वेज है जो 5th सेंचुरी तक जो है लिखना शुरू हो गया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कॉप्टिक लैंग्वेज के बारे में बताया है कि ये जो कॉप्टिक लैंग्वेज है इसमें बाइबल को ट्रांसलेट कर लिया गया था। लेकिन टोटल अगर हम बात करते हैं तो 3rd सेंचुरी तक हमें कोई स्क्रिप्ट वहां पे नहीं मिली है कि ये सारी लैंग्वेजेस का जिक्र वहां पे हो। वहां पे सिर्फ ग्रीक और लैटिन जो है वो ही लैंग्वेज बोली लिखी जाती थी। ओके, और इन अदर लैंग्वेजेस के कोई स्क्रिप्ट हमें नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था जेंडर, लिटरेसी और कल्चर के रिगार्डिंग जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और न्यू टॉपिक जो है हम लेंगे आपका इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ये हमारा न्यू टॉपिक रहेगा। ओके, थैंक यू।